कभी सोचा है कि एक सिंपल सोशल मीडिया बैन एक छोटी सी कंट्री में इतना बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक लेकर आ सकता है? हमारे पड़ोसी देश नेपाल में अभी हाल में ही एक ऐसा हिस्टोरिक इवेंट हुआ जिसे दुनिया जेन ज़ी रिबेलियन के नाम से बुला रही है। ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक फुल ब्लॉन रेवोल्यूशन है जो हमें दिखाता है कि जब जब लोगों का पेशेंस खत्म होता है और उनके सपनों के आगे एक इनजस्टिस की दीवार आती है तो हमें शांत नहीं रहना चाहिए। तो चलिए आज हम जानेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट की गहराइयों के बारे में। क्या है वहाँ की रियल सिचुएशन, क्या बने इस प्रोटेस्ट के रियल रीजंस और कैसे एक जनरेशन ने कंट्री के पूरे सिस्टम को चैलेंज किया और आज नेपाल की सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है। ये कहानी एक सिंगल इंसिडेंट से शुरू होती है जो ऑफिशियली तो सोशल मीडिया के बैन होने से शुरू हुई थी, लेकिन इसके असली रीजंस इतने सिंपल नहीं थे। नेपाल एक छोटी सी कंट्री है जो हिमालय की गोद में बसी हुई है, लेकिन इसकी इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमेशा से एक मेजर चैलेंज रही है। ओवर द पास्ट डेकेड्स नेपाल ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का सामना किया। जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो होता गया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता गया, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से 20 to 25% था। हजारों सालों से नेपाल का यूथ अपनी डेस्टिनी को ढूंढने के लिए अपनी नेबरिंग कंट्री में जाता है, जिसमें मेजरली इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज आती हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल करप्शन की। नेपाल की पॉलिटिकल क्लास का नेपोटिज्म एंड करप्शन का कल्चर जनरेशन से चला आ रहा है और इसका सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल था नेपो किड्स ट्रेंड। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इन वीडियोस और मीम्स ने पूरी कंट्री को हिला डाला। इन वीडियोस में दिखाया गया कि कैसे इन पॉलिटिशियंस के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्टडी करते हैं, लग्जरी कार्स में घूमते हैं और दुनिया भर के एग्जॉटिक प्लेसेस में चिल करने जाते हैं, और वहीं आम नेपाल के सिटीजन्स को जॉब और सैलरीज नहीं मिल रही थी। हर एक फैमिली अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रही थी और पॉलिटिशियंस के बच्चे लेविश लाइफ जी रहे थे। ये इनजस्टिस का सबसे बड़ा सिंबल बना और जब सोशल मीडिया को बैन किया गया तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन एक फुल ब्लॉन रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गई। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया, इंक्लूडिंग फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड टिकटॉक। और गवर्नमेंट का कहना था कि ये मेजर इसलिए लिया जा रहा है ताकि हेट स्पीच एंड फेक न्यूज़ पर कंट्रोल किया जा सके। पर आम लोगों का ये ओपिनियन नहीं था। उन्हें पता लग गया था कि गवर्नमेंट उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। यूथ ने सोचा कि अगर हमारी आवाज़ दबाई जाएगी तो हम और ज़्यादा लाउड होकर उठेंगे, और इसी सोच के साथ स्ट्रीट्स पर आने का फैसला किया। 8 सितंबर 2025 का दिन नेपाल की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट लेता है। इनिशियली प्रोटेस्टर्स पीसफुल तरीके से काठमांडू की गलियों में एक रैली ऑर्गेनाइज करते हैं। पोस्टर्स, बैनर्स जैसे कि वी वांट जस्टिस, सोशल मीडिया इज आवर राइट एंड करप्शन नाउ के बैनर्स जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। हजारों कॉलेज स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड यूथ, एक्टिविस्ट सब एक साथ आए। तो कैसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट आउटबर्स्ट में कन्वर्ट हुआ। रात के वक्त पुलिस फोर्सेस ने पीसफुल प्रोटेस्ट में फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के हिसाब से 19 लोगों की जान गई और 400 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। अमंग द विक्टिम्स देयर वाज 12-year-old चाइल्ड जो एक बायस्टैंडर था। इस इंसिडेंट ने पूरी कंट्री की सेंसिबिलिटीज को झंझोड़ के रख दिया। अब लोग सिर्फ सोशल मीडिया बैन की बात नहीं कर रहे थे, अब उनकी डिमांड थी पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करने की। प्रोटेस्टर्स की डिमांड एक्सपेंड होगी। सोशल मीडिया बैन रिपील, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का रेजिग्नेशन, पॉलिटिकल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का सल्यूशन। पब्लिक एंगर का रेज इतना बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, पीएम एंड प्रेसिडेंट की रेजिडेंसीज में फायर बॉम्बिंग एंड वैंडलिज्म शुरू होने लगी। पीएम्स और मिनिस्टर्स के घरों को भी टारगेट किया गया और इसी इंसिडेंट में एक मिनिस्टर की वाइफ की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट ने न सिर्फ नेपाल को हिला डाला बल्कि ग्लोबल मीडिया भी इस पर नजर रखने लगा। बीबीसी, अल जजीरा, CNN जैसे बड़े न्यूज आउटलेट्स ने इसको कवर करना शुरू कर दिया।
इंटरनेशनल एनालिस्ट ने इस रिबेलियन को कंपेयर किया श्रीलंका एंड बांग्लादेश के सिमिलर मूवमेंट से, जहां पे पॉवर्टी, करप्शन एंड गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस इशू को उठाया। उनका कहना था कि नेपाल गवर्नमेंट ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर एक्सेसिव फोर्स का यूज किया है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के खिलाफ है। ये रिबेलियन एक वेकअप कॉल है साउथ एशिया की पॉलिटिकल क्लास के लिए। जब यूथ अपनी आवाज से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो सिस्टम को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं। नेपाल ने जो किया वो सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबली राइजिंग यूथ पावर का इंडिकेटर है। बड़ा प्रेशर पड़ते ही गवर्नमेंट ने पहला कदम उठाया। होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया और सोशल मीडिया बैन को रिपील कर दिया गया। पर इससे भी प्रोटेस्टर्स का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 24 घंटों के अंदर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रेजिग्नेशन देना पड़ा। ये मूवमेंट नेपाल की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक बना। नेपाल की पॉलिटिकल लैंडस्केप अब एक नई दिशा में जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज ने अब अपने मैनिफेस्टोस में यूथ इश्यूज को प्रोमिनेंटली प्लेस किया है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर नए फ्रेमवर्क्स बनाए जा रहे हैं। पर असली चैलेंज अभी बाकी था, डीप रूटेड प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। ये रिबेलियन सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं है, बल्कि सोशल अवेकनिंग भी बन गया है। नेपाल का यूथ अब सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि अपनी राइट्स के लिए भी फाइट कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलने के बाद नए नए कैंपेन्स शुरू किए गए। अनिल थप्पा और 22 ईयर ओल्ड एक्टिविस्ट जिन्होंने अपना एक एनजीओ स्टार्ट किया है, जिसका मकसद है यूथ को स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। इनका कहना है कि नेपाल के यूथ को अपना टैलेंट शोकेस करने का हक है। आम जनता में भी अब पॉलिटिकल अवेयरनेस का लेवल इंक्रीज हुआ है। आम आदमी अपनी डिमांड्स को समझने लगा है, रैलीज और पब्लिक डिबेट्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा है। आज हम जब नेपाल के हिस्टोरिक प्रोटेस्ट को देखते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल चेंज था या फिर एक नई शुरुआत? और आने वाले समय में नेपाल और भी चैलेंजेस फेस करेगा, जैसे कि करप्शन का सिस्टम अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जॉब क्रिएशन एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी दूर नहीं हुई। लेकिन एक बात क्लियर है, नेपाल का यूथ अब अपने फ्यूचर के लिए लड़ने को रेडी है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को लेकर नए लॉज इम्प्लीमेंट होने की बातें हो रही हैं और पब्लिक इंगेजमेंट एंड डायलॉग एक कल्चर बन रहा है। जेनजी रिबेलियन एक सिग्नल है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम को अपने लोगों की आवाज को सुनना पड़ेगा। नेपाल का ये जेनजी रिबेलियन सिर्फ एक पॉलिटिकल इंसिडेंट नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था, एक ऐसा मूवमेंट जो दिखाता है कि जब पब्लिक की आवाज को दबाया जाता है, वो आखिरकार इतनी तेज गूंज करता है कि सिस्टम को तब्दील करने पर मजबूर कर देता है। आज भी नेपाल की सिचुएशन एक ट्रांजिशनल फेज से गुजरती नजर आ रही है। विल दिस रिबेलियन ब्रिंग्स परमानेंट चेंज? और क्या नेपाली पॉलिटिकल सिस्टम करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की गहराइयों से गुजर पाएगा? वक्त ही बताएगा। बस इतना जरूर है कि अब यूथ एम्पावर्ड है अपने फ्यूचर को लेकर।